गर्भ संस्कार का उद्देश्य है हमारे आने वाली संतान ओजस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी, स्वस्थ, सुंदर, बहुत ही बुद्धिमान व संस्कारवान बने। यूं तो संतान अधिकतर लोगों को पैदा हो जाती है, सिर्फ संतान होने से काम नहीं चलेगा। हमारी संतान को अद्वितीय, अनुपम, श्रेष्ठतम, सर्वगुण संपन्न व प्रतिभाशाली होना चाहिए। हम जानते हैं कि शिशु का सबसे ज्यादा विकास गर्भ में ही होता है, इसलिए यह समय सबसे महत्वपूर्ण है। जो लोग हमारे मोस्ट एडवांस्ड गर्भ संस्कार प्रोग्राम को गंभीरता से अपनाते हैं, उन्हें तुरंत ही चमत्कारिक परिणाम दिखने लग जाते हैं। पूरी गर्भावस्था बिना किसी परेशानी के मजे में बीतती है। नॉर्मल डिलीवरी होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। कुछ बच्चे तो पैदा होने के 5 से 15 दिन के अंदर गर्दन उठाना शुरू कर देते हैं, जो सामान्यतः 2.5 से 3 महीने में देखने को मिलता है। कुछ बच्चे पैदा होने के 5 से 15 दिन के अंदर गर्दन घुमाना शुरू कर देते हैं, वह करवट लेना शुरू कर देते हैं, जो सामान्यतः 3 से 4 महीने में देखने को मिलता है। बच्चे सामान्य बच्चों के मुकाबले बहुत जल्दी बैठना, चलना, स्पष्ट बोलना सीख जाते हैं। हालांकि बच्चे कृष्ण भगवान की तरह नटखट हो सकते हैं, क्योंकि उनका दिमाग बहुत तेज होता है, परंतु वे सामान्य बच्चों से बहुत कम जिद्दी व आत्मविश्वास से भरपूर, शांत एवं प्रसन्न रहते हैं। इस विधि द्वारा हमें न सिर्फ श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है, बल्कि यह विधि उनके लिए भी अति महत्वपूर्ण है जिन्हें किसी कारण से संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही या मिसकैरेज हो जाता है। जन्मजात मानसिक या शारीरिक रूप से पिछड़ने का इतिहास हो, या घर में जेनेटिक डिसीज की हिस्ट्री हो, घर में माहौल ठीक ना हो, वा उसका आने वाली संतान पर नेगेटिव प्रभाव पड़ने की संभावना हो, या प्रथम संतान में कोई समस्या हो। आपने अभिमन्यु की कहानी तो सुनी ही होगी। जब अर्जुन अपनी गर्भवती पत्नी सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदन के बारे में बता रहे थे, तब गर्भ में पल रहा अभिमन्यु उसे सुन रहा था। महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु का क्या योगदान रहा, इससे आप सभी भली भांति परिचित हैं। अब तो आधुनिक विज्ञान भी इसे साबित कर चुका है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण स्वयं प्रभु श्री राम का जन्म है, जहां उनके पिता दशरथ जी संतान प्राप्ति हेतु तरस रहे थे। वहां उनकी ना सिर्फ संतान प्राप्ति की बाधा दूर हुई, बल्कि प्रभु राम जैसी अवतारी चेतना ने उनके घर जन्म लिया। आज मेडिकल साइंस और मनोविज्ञान भी अभिमन्यु को गर्भ में मिले ज्ञान की हकीकत को स्वीकार करता है। गर्भावस्था के दौरान स्त्री की मनोदशा, विचार, व्यवहार का बहुत गहरा और लंबा प्रभाव आने वाले शिशु पर पड़ता है। गर्भावस्था के दौरान ही शिशु का विशेष पोषण करके उसका शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक विकास करके उसे मन चाहे सांचे में ढाला जा सकता है। संतान को हम जैसा बनाना चाहें वैसा बना सकते हैं। शिशु को भयानक आनुवांशिक बीमारियों से बचाया जा सकता है। हमारे घर भी आइंस्टीन, विवेकानंद जैसी प्रतिभाशाली संतानें जन्म ले सकती हैं, यदि घर में शुगर, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, थायराइड या अन्य आनुवांशिक बीमारियां हैं, या महिला की उम्र 30 साल से अधिक है, तो उन्हें विशेष रूप से गर्भ संस्कार विधि का गर्भधारण से पहले से ही सहारा लेना चाहिए, ताकि आने वाली संतान में आनुवांशिक रोगों के प्रभाव को न्यूनतम किया जा सके। आखिर ऐसा कौन सा कारण है
कि हम व्यक्तित्व निर्माण हेतु गर्भावस्था के समय को इतना महत्व देते हैं, क्योंकि यदि नींव मजबूत होगी तो इमारत बुलंद होगी ही। गर्भस्थ शिशु कच्ची मिट्टी के समान होता है, उसे हम चाहे जिस आकार में ढाल सकते हैं, पर सही समय निकलने के बाद सिवाय पछतावे के कुछ हाथ नहीं लगता। परंतु गर्भावस्था के दौरान यह निश्चित तौर पर संभव है, क्योंकि इस समय कॉन्शियस ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं हुआ होता। सबकॉन्शियस ब्रेन अर्थात अवचेतन मन का विकास बहुत तेजी से हो रहा होता है, जिस पर सभी सूक्ष्म संस्कार रहते हैं। इसलिए गर्भावस्था के दौरान हम जैसे संस्कार, जैसे विचार, जैसी आदतें गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क में डालना चाहें, डाल सकते हैं। स्पर्म एवं ओवम अर्थात अंडाणु व शुक्राणु इतने छोटे होते हैं कि उन्हें नग्न आंखों से भी नहीं देखा जा सकता। यदि उनका वजन किया जाए तो 1 ग्राम से भी 1000 गुना कम होगा। यहां से लेकर 2.5 से 3 किलो का बच्चा बनना अर्थात वजन व लंबाई में लाखों गुना की बढ़ोतरी होना, इतनी ग्रोथ जीवन में फिर कभी संभव नहीं होती। यदि इस मैक्सिमम ग्रोथ के फेज में हम पॉजिटिवली इंटरप्ट करें तो हमें शानदार रिजल्ट्स मिल सकते हैं। जंगल का खुद उग जाना और माली द्वारा गार्डन को बड़ी सूझबूझ से मेहनत से उगाने में बहुत अंतर है। एक तरफ जहां हमें जंगल में जाने में डर लगता है कि कहीं किसी खूंखार जंगली जानवर से हमारा सामना ना हो जाए, वहीं दूसरी तरफ खूबसूरत गार्डन को तो हम टिकट लेकर देखने जाते हैं और उसकी खूबसूरती को निहार कर प्रसन्न होते हैं। प्रेगनेंसी शुड बी बाय चॉइस and should be planned and managed by गर्भ संस्कार प्रिंसिपल्स, क्योंकि इस समय सब कुछ हमारे हाथ में होता है, इसलिए सही समय को अपने हाथ से ना जाने दें। ब्रेन सेल्स अर्थात न्यूरॉन्स का रीजनरेशन कभी नहीं होता, इसलिए मंदबुद्धि बच्चे अपने जीवन में कभी भी ठीक नहीं हो पाते। आप अपने बच्चे को बड़ी से बड़ी गिफ्ट क्या दे सकते हैं? कार, बंगला, पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम कर सकते हैं। हमारे देश में कहावत है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। यदि कुसंस्कारी हुआ तो प्रॉपर्टी व मान मर्यादा को मिट्टी में मिला देगा। यदि स्वसंस्कारी, विचारवान, धैर्यवान हुआ तो संपन्नता के साथ शांति व प्रगतिपूर्ण जीवन जिएगा। इसलिए अपने आने वाले बच्चे को दी जाने वाली सबसे बड़ी गिफ्ट यह है कि उसे पूरी तैयारी के साथ इस दुनिया में लाया जाए। वैज्ञानिक तथ्य बताते हैं कि लगभग 70% ब्रेन का विकास गर्भावस्था में ही हो जाता है। गर्भावस्था में इतना डेवलपमेंट हो जाता है कि गर्भस्थ शिशु सुन सकता है, देख सकता है, बोल सकता है, स्पर्श महसूस कर सकता है। इनफैक्ट आधुनिक वैज्ञानिक तो यहां तक दावा करते हैं कि गर्भावस्था के 8वें महीने में तो शिशु सपने देखना तक शुरू कर देता है। यानी भविष्य में मस्तिष्क का कितना विकास होगा, इसकी नींव तो गर्भावस्था में ही पड़ जाती है। सही मायने में तो गर्भ संस्कार की तैयारी गर्भाधान से भी 2-3 माह या उससे भी पहले से ही शुरू कर देना चाहिए, ताकि श्रेष्ठतम परिणाम आ सके। परंतु यह अक्सर संभव नहीं हो पाता। फिर भी जब भी हो सके, जितना जल्दी हो सके, इसे सही मार्गदर्शन में व्यवहार में लाना शुरू कर देना चाहिए।
श्रेष्ठ संतान को उत्पन्न करने की तुलना आप श्रेष्ठ फसल प्राप्त करने से कर सकते हैं। अगर आपको अच्छी फसल चाहिए तो उत्तम उर्वरा शक्ति से भरपूर खेत होना चाहिए, अर्थात यूट्रस यानी गर्भाशय पूर्ण रूप से सबल, स्वस्थ, शक्तिशाली व दोष रहित होना चाहिए। उत्तम क्वालिटी का बीज होना चाहिए, अर्थात स्पर्म व ओवम स्वस्थ, सबल, शक्तिशाली व दोष रहित होना चाहिए। बुआई का समय अर्थात जिस समय आप बीज को जमीन में बोते हैं सही होना चाहिए, अर्थात कंसेप्शन टाइम परफेक्ट होना चाहिए। इसके बाद फसल की रखवाली होना चाहिए। श्रेष्ठ किस्म की खाद व पानी उचित मात्रा में सही समय पर मिलना चाहिए, अर्थात गर्भ रक्षा व गर्भ पुष्टि के श्रेष्ठ उपायों को अपनाना चाहिए। भावी माता पिता को अपने शरीर की हर छोटी बड़ी बीमारी को कंसेप्शन से पहले दूर करने का यथासंभव प्रयास करना चाहिए, जैसे सर दर्द, मोटापा, कफ कोल्ड, एलर्जी, मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मेलिटीज, थायराइड, पेट की समस्या, ब्लड प्रेशर आदि। यदि आप स्वस्थ नहीं होंगे तो संतान कैसे स्वस्थ होगी? यदि बीज ही सड़ा हुआ है, बीज में ही दोष है, तो हम आने वाली संतान को कैसे श्रेष्ठ बना सकेंगे? यदि आप प्लानिंग फेज में हैं, तो हम आपके शरीर व स्पर्म ओवम को स्वस्थ व दोष रहित बनाने का भरपूर प्रयास करेंगे। गर्भावस्था से पहले हमारे हाथ में बहुत कुछ होता है। इस दौरान हम संपूर्ण शरीर, मन व आत्मा अर्थात माइंड, बॉडी व सोल का शोधन यानी प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं। यह शोधन कैसे होता है, इसे जानने के लिए मेरे वेबसाइट के FAQ पेज पर जाएं व क्वेश्चन नंबर 8 पर डबल क्लिक करें तो एक चार्ट खुलेगा। उस चार्ट में सभी चिकित्सा पद्धतियों का उल्लेख है जिन्हें हम मन, शरीर व आत्मा के शोधन के लिए अपनाते हैं। हम भावी माता पिता को आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत रखकर मात्र 10 दिन में संपूर्ण शरीर, मन व आत्मा का शोधन करते हैं। मात्र 10 दिन में आप चमत्कार महसूस करेंगे। आप शरीर में बहुत हल्कापन महसूस करेंगे। आपका वजन 5 से 10% तक कम हो जाएगा। मानसिक रूप से तनाव रहित, शांत व प्रसन्न चित्त हो जाएंगे। यदि आप शोधन के लिए आश्रम नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं। यह क्रिया आप हमारे मार्गदर्शन में अपने घर पर भी कर सकते हैं, जिसमें 2 से 3 महीने का समय लग सकता है। इस शोधन कर्म की मदद से हम स्पर्म व ओवम की क्वालिटी को बेहतर बना सकेंगे व आनुवांशिक बीमारियों को दूर करने का श्रेष्ठ प्रयास कर सकेंगे तथा श्रेष्ठ, सुंदर व स्वस्थ संतान प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। हम प्रयास करते हैं कि जीन्स शोधित हो जाएं। हम यह जेनेटिक प्यूरिफिकेशन का कार्य 15 विभिन्न प्रभावशाली चिकित्सा पद्धतियों को मिलाकर करने का प्रयास करते हैं। सही समय पर गर्भाधान होना अति आवश्यक है। यदि आप मई जून के महीने में गेहूं उगाने का प्रयास करेंगे तो असफलता ही हाथ लगेगी। यदि गेहूं को नवंबर दिसंबर में उगाओगे तो ही अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हो। उसी तरह जब सही ग्रह, नक्षत्र, लग्न, मुहूर्त में
गर्भाधान होगा तो श्रेष्ठ संतान होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। कई दिन, वार, ग्रह, नक्षत्र गर्भाधान के लिए शुभ नहीं होते, जैसे ग्रहण दिन, अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, मूल, भरणी, अश्विनी व रेवती नक्षत्र। आप जानते हैं कि चांद की पानी को आकर्षित करने की क्षमता के कारण समुद्र में ज्वार भाटे आते हैं। हमारे शरीर में भी मोर देन 70% पानी होता है और ब्लड में तो मोर देन 95% पानी होता है। तो हमारे ऊपर भी निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। वैज्ञानिकों के अनुसार अमावस्या, पूर्णिमा के आसपास लड़ाई झगड़े, एक्सीडेंटल केस, सुसाइडल केस, पागलपन के दौरे अधिक नोट किए जाते हैं। देश के कुछ हिस्सों में तो मजदूर अमावस्या के दिन छुट्टी मनाते हैं ताकि काम के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सके। जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी के प्रत्यक्ष मिलन से उत्पन्न होने वाली प्राकृतिक स्थितियों जैसे सर्दी, गर्मी, बरसात, जलवायु का हमारे ऊपर इतना प्रभाव पड़ता है तो निश्चित तौर पर ग्रह, नक्षत्र, लग्न, मुहूर्त का भी प्रभाव पड़ेगा। परंतु जैसे हम विपरीत, प्रतिकूल मौसम से अपना बचाव करते हैं और अनुकूल मौसम का लाभ उठाते हैं, वैसे ही हम गर्भाधान का समय चुनने में अशुभ ग्रह, नक्षत्र, लग्न, मुहूर्त से बचेंगे और शुभ ग्रह, नक्षत्र, लग्न, मुहूर्त का लाभ लेंगे। गर्भ संस्कार विधि में तो ऋषि सत्ताओं, दिव्य आत्माओं, देवताओं को भी गर्भ में आने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। अभी पृथ्वी की संधि वेला चल रही है। इस संधि वेला में ऋषि सत्ताएं वैसे भी इस धरती पर जन्म लेना चाहती हैं। यदि हम उनके अनुकूल वातावरण बनाकर उन्हें सादर आमंत्रित करें तो वे हमारे घर संतान के रूप में जन्म ले सकती हैं। हम कृषि व बागवानी में उच्च व उन्नत बीज, उर्वरक मिट्टी, अच्छी खाद की व्यवस्था करते हैं। यहां तक कि पालतू पशुओं जैसे कुत्ता, गाय, भैंस, घोड़ा आदि की नस्ल को उपयुक्त बनाने का प्रयास करते हैं। तो स्वयं की संतानों, जिन्हें हम जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं, उनकी नस्ल को यूं ही अस्त व्यस्त छोड़ देना घोर लापरवाही है, जिसका दंड हमें कई बार बहुत बड़ी कीमत चुकाकर जीवन भर भुगतना पड़ता है। परिवार, समाज, देश और विश्व का भविष्य नागरिकों के शारीरिक, बौद्धिक व चारित्रिक स्तर पर टिका रहता है। गर्भ संस्कार प्रक्रिया में निहित विभिन्न अत्यंत प्रभावशाली प्रयोगों को प्रबल मनःशक्ति व चित्त की एकाग्रता द्वारा करने से न सिर्फ पीढ़ियों से चली आ रही आनुवांशिक विकृतियों का निवारण किया जा सकता है, बल्कि सुपर बेबी यानी सर्वगुण संपन्न शिशु की कल्पना को भी साकार किया जा सकता है। संतान माता पिता के लिए दुनिया में सबसे अनमोल और कीमती होती है। तो फिर क्यों ना उसे श्रेष्ठ बनाने में अपना पूरा ध्यान और श्रम लगाया जाए। जब गर्भ में उसका निर्माण हो रहा हो या होने की तैयारी हो, क्योंकि सही वक्त गुजर जाने के बाद पछतावे के अलावा कुछ हाथ नहीं लगता। आने वाली संतान को दिव्य, सर्वगुण संपन्न महामानव अर्थात सुपर ह्यूमन बनाने का प्रयास करना दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है।
जिसका रिटर्न लाखों करोड़ों गुना मिलता है। गर्भ संस्कार तो बस एक नाम है। बेसिकली दिस कोर्स इज फॉर डेवलपमेंट एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल। इस कोर्स में हम 15 विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों का उपयोग करते हैं, जैसे सूर्य चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा, प्राण चिकित्सा, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, मंत्र चिकित्सा, हीलिंग, वास्तु, डाउजिंग, यौगिक चिकित्सा, फूड थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी, साइकोथेरेपी व गर्भ संवाद टेक्निक, ताकि आदि दैविक, आदि भौतिक व आध्यात्मिक तीनों स्तर पर प्रयास करके श्रेष्ठ संतान को उत्पन्न किया जा सके। अब हम सूर्य चिकित्सा की बात करते हैं। सूर्य प्रत्यक्ष जीवन दाता है, क्योंकि सूर्य है तो दुनिया है। सूर्य के बिना जीवन संभव नहीं। सूर्य का प्रकाश जब पेड़ पौधों पर पड़ता है तो ऑक्सीजन गैस व भोजन का निर्माण होता है। इनके बिना दुनिया में कोई भी जीवित नहीं रह सकता। सूर्य की रोशनी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एंटीबायोटिक, एंटी फंगल व एंटी वायरल है। विटामिन डी का सिंथेसिस भी हमारे शरीर में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही होता है, जो हड्डियों की मजबूती, इंटेलिजेंसी व रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए अति आवश्यक है। जिन्हें सूर्य का प्रकाश आवश्यक मात्रा में नहीं मिलता, उनकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स जैसे थायराइड, पिट्यूटरी, पैंक्रियाज आदि भी ठीक से काम नहीं कर पाती। सूर्य के प्रकाश की कमी से कई तरह के मानसिक रोग जैसे क्रोध, पागलपन, डिप्रेशन आदि होने लगते हैं। बारिश के दिनों में जब पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश कम आता है तो विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैलने लगती हैं। हम सूर्य से सिर्फ इतनी ही एनर्जी लेते हैं कि जिससे बस हमारा काम चल जाए। यदि हम अधिक मात्रा में सूर्य से एनर्जी लेने लगेंगे तो कमाल हो जाएगा, और यह बढ़ी हुई एनर्जी गर्भस्थ शिशु के विकास में अमूल चूक योगदान दे सकेगी। आपने महाभारत की कथा में माता कुंती का नाम तो सुना ही होगा, जो अपने कुंवारेपन में सूर्य भगवान के गहन ध्यान में थी और उन्होंने सूर्य के भर्ग को अपने गर्भ में स्थापित कर लिया था। वह कर्ण जैसी ओजस्वी, तेजस्वी व वर्चस्वी संतान को जन्म दिया था। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ना खाना खाते हैं ना पानी पीते हैं, वे सीधे ही सूर्य की ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इनमें श्री प्रहलाद यानी परमार्जी भाई व श्री हीरा रतन माणिक प्रमुख है। इनमें से परमार्जी भाई साहब हमें गर्भ संस्कार में भी सहयोग करते हैं, जो लगभग 24 साल से ना भोजन कर रहे हैं ना पानी पी रहे हैं। हम यह दावा तो नहीं करते कि आप भी इन जैसे बन जाएंगे, परंतु हां, निश्चित तौर पर यह संभव है कि सूर्य क्रिया के उपयोग से हम संतान को कर्ण के समान ओजस्वी, तेजस्वी व वर्चस्वी बना सकेंगे। अब बात करते हैं यज्ञ चिकित्सा की। सामान्य यज्ञ के महत्व के बारे में तो अधिकतर लोग थोड़ा बहुत जानते ही हैं कि विवाह संस्कार व कई धार्मिक अनुष्ठानों में यज्ञ अनिवार्य होता है।
भगवान राम के जन्म के पूर्व भी यज्ञ हुआ था, जिसने ना सिर्फ दशरथ जी की संतान बाधा को दूर किया था, बल्कि साथ साथ भगवान राम जैसी अवतारी चेतना को भी जन्म दे सके थे। आपने अश्वमेध यज्ञ, चंडी यज्ञ, राजसूय यज्ञ के बारे में तो सुना ही होगा। ये कुछ विशेष प्रयोजन के लिए हुए थे, पर जब हम यज्ञ के थेरेप्यूटिक पार्ट की बात करते हैं तो ये बात कुछ स्पेशल हो जाती है। गर्भावस्था में किया जाने वाला यज्ञ गर्भ पुष्टि यज्ञ कहलाता है, जिसमें गर्भ को पुष्ट करने वाली दिव्य जड़ी बूटियों को विशेष प्रकार के मंत्रों द्वारा विशेष प्रकार की संविधाओं पर होम किया जाता है। ऐसा करने से दिव्य औषधियां गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं और श्वास के द्वारा लंग्स में जाकर ब्लड में मिक्स होकर यूट्रस तक पहुंचती हैं और गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क, शरीर व आत्मा अर्थात माइंड, बॉडी व सोल का पोषण करती हैं। घबराइए नहीं, इस पूरी प्रक्रिया में आपको रोज मात्र 10 से 15 मिनट ही लगेंगे। यज्ञ एक सूक्ष्म विज्ञान है। गोली से जल्दी इंजेक्शन असर करता है, इंजेक्शन से जल्दी नेबुलाइजर असर करता है, अर्थात जिसके पार्टिकल जितने सूक्ष्म होंगे वह उतना ही जल्दी असर करेगा। इस बात को हम एक दूसरे उदाहरण से भी समझ सकते हैं। यदि हम भोजन ना करें तो 10 से 15 दिन तक जीवित रह सकते हैं। पानी ना पिएं तो 5 से 7 दिन तक जीवित रह सकते हैं, परंतु यदि हवा ना मिले तो 2 मिनट भी जीवित नहीं रह सकते। भोजन के मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं, पानी के मॉलिक्यूल्स छोटे और हवा के मॉलिक्यूल्स तो इतने छोटे होते हैं कि उन्हें हम नग्न आंखों से भी नहीं देख सकते। मोबाइल, इंटरनेट की ऑडियो वीडियो तरंगे भी अति सूक्ष्म होने के कारण हमें दिखाई तो नहीं देती, परंतु प्रकाश की गति से दुनिया में ट्रैवल कर सकती हैं। मंत्र की शक्ति व यज्ञ की ऊर्जा भी हमें दिखाई तो नहीं देती, परंतु यही ना दिखाई देने वाली ऊर्जा ही मन, शरीर व आत्मा को पोषण प्रदान करती है। यदि हमारे शरीर का विकास हो गया पर मन व आत्मा का विकास नहीं हुआ तो विकास अधूरा रह जाएगा। अब प्राण चिकित्सा की बात करते हैं। प्राण यानी वाइटल फोर्स, जिसमें जितनी ज्यादा वाइटल फोर्स है वह व्यक्ति उतना ही ज्यादा सफल है। तो हम अपनी वाइटल फोर्स को कैसे बढ़ा सकते हैं, यानी शरीर के अंदर प्राण के स्तर को कैसे बढ़ा सकते हैं? हम सामान्य प्राणायाम के बारे में तो जानते ही हैं, लेकिन कुछ विशेष प्राणिक क्रियाएं होती हैं जिनके द्वारा हम ब्रह्मांड व्यापी अनंत प्राण ऊर्जा को अधिक से अधिक मात्रा में खींचकर अपने शरीर में भर सकते हैं और यह बढ़ा हुआ प्राण हमारा व हमारे गर्भस्थ शिशु के मन, शरीर व आत्मा का पोषण करता है। अब हम आयुर्वेद की बात करते हैं। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां आयुर्वेद का मतलब आयुर्वेदिक जीवन पद्धति व कुछ दिव्य वनौषधियों के प्रयोग से है। कुछ लोग आयुर्वेदिक औषधियों का प्रयोग नहीं करना चाहते, तो कोई बात नहीं, किसी के लिए कोई बंधन नहीं है। हम आयुर्वेद के सिद्धांतों का उपयोग इसलिए करते हैं कि गर्भस्थ शिशु को पोषक तत्वों की पूर्ति हो सके व बच्चे का संपूर्ण विकास हो सके, गर्भपात यानी एबॉर्शन जैसी समस्याओं से बचाव हो सके, छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का घरेलू इलाज हो सके, व गर्भावस्था हंसते खेलते मजे में सुखपूर्वक बिना किसी परेशानी के बीत सके।
अब हम नेचुरोपैथी यानी प्राकृतिक चिकित्सा की बात करते हैं। हम जानते हैं कि हमारे शरीर में हमेशा कुछ ना कुछ विषैले तत्व बनते रहते हैं, जिन्हें हम मल के द्वारा, मूत्र के द्वारा, पसीने के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में शरीर से बाहर निकालते रहते हैं। अगर इनमें किसी भी प्रकार की कमी रहती है तो हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां घेर सकती हैं। अगर यूरिन कम हुई या नहीं हुई तो किडनी की तकलीफ, यदि हमारा पेट ढंग से साफ नहीं हुआ तो कई प्रकार की समस्याएं, पसीना नहीं निकला तो चर्म रोग, अगर सांस के द्वारा पूरी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकलती तो दमा, अस्थमा जैसी समस्याएं हो सकती हैं। हमारा शरीर पंच तत्वों यानी हवा, पानी, मिट्टी, अग्नि व आकाश से मिलकर बना है। यदि इनमें संतुलन रहेगा तो शरीर के विषैले तत्व समुचित मात्रा में बाहर होते रहेंगे व रक्त का कतरा कतरा शुद्ध बना रहेगा, ताकि पोषक तत्व मां व गर्भस्थ शिशु के शरीर के अंदर एक एक सेल तक अच्छी तरह से पहुंच सके तथा मां व गर्भस्थ शिशु में बनने वाले विषैले तत्वों का निष्कासन हो सके। हम गर्भावस्था में कुछ विशेष चुनिंदा प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांतों का उपयोग करते हैं ताकि उपरोक्त लक्ष्य को हासिल किया जा सके। इसके बाद आती है मंत्र चिकित्सा की बारी। मंत्र वाइब्रेशन एनर्जी पर कार्य करते हैं, इसलिए इनकी पहुंच सूक्ष्म स्तर तक होती है। मंत्र व बीज मंत्र कई प्रकार के होते हैं व उनके कार्य भी अलग अलग होते हैं। एक ही मंत्र को अलग अलग राग, सुर, ताल में गाने से भी अलग अलग प्रभाव होते हैं। कुछ महामंत्र तो हमारे शरीर के 7 चक्रों व 24 मर्म स्थानों को वाइब्रेट करते हैं। जब इनका जागरण होता है तो हमारे अंदर स्वयं की विवेक बुद्धि का विकास होता है। हम स्वयं अपने मार्गदर्शक बनने लगते हैं। हम में सही निर्णय लेने की क्षमता का विकास होने लगता है। हमारा दिमाग सही डायरेक्शन में जाने लगता है। हमारी सोच रिफाइंड होने लगती है। मस्तिष्क में शांति और हृदय में पवित्रता आने लगती है। मां के साथ साथ गर्भस्थ शिशु को भी ये सभी लाभ प्राप्त होते हैं, जो उसे जीवन भर ना सिर्फ मार्ग भटकने से रोकते हैं बल्कि उसे महामानवों की श्रृंखला में खड़ा कर देते हैं। अब करते हैं म्यूजिक थेरेपी यानी संगीत चिकित्सा की बात। हर प्रकार के संगीत का अपना अलग अलग प्रभाव पड़ता है। विशेष लय, सुर, ताल में बजे संगीत की जादुई तरंगें ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स पर शानदार प्रभाव डालती है, जिससे ब्रेन अल्फा स्टेज में आने लगता है। इसलिए मानसिक चिकित्सा में इसका विशेष योगदान है। संगीत में सभी स्वर व सभी भाव समाये हुए हैं। संगीत में प्राणियों के अंदर भाव संवेदना जगाने की अद्भुत क्षमता है। जीवन की संवेदनाएं सूख जाने पर जीवन नीरस हो जाता है। संवेदनाएं जग जाएं तो मनुष्य और मनुष्य के बीच, मनुष्य और ब्रह्मांडीय चेतना के बीच दिव्य आदान प्रदान शुरू हो जाता है। गायों को विशेष प्रकार का संगीत सुनाया जाए तो उनका व्यवहार और शांत हो जाता है, वह दूध की मात्रा बढ़ जाती है। पेड़ पौधों को संगीत सुनाने से उनकी ग्रोथ ज्यादा होने लगती है।
हमारे द्वारा बताए गए संगीत को अपने भीतर तरंगित होने दें। भावना करें कि संगीत की लहरों के साथ दिव्य संवेदनाएं संचारित हो रही हैं। मां और गर्भस्थ शिशु के शरीर का कण कण, मन, अंतःकरण सभी जग रहे हैं, पुलकित हो रहे हैं। अंदर के विकार शांत हो रहे हैं। आनंद भरी पुलकन उभर रही है और दिव्यता का जागरण हो रहा है। साथ में हम आपको गर्भावस्था में कुछ विशेष यौगिक क्रियाओं को सिखाते हैं, हीलिंग टेक्निक्स को सिखाते हैं, ताकि ब्रह्मांड व्यापी अनंत प्राण ऊर्जा के उपयोग से अपने व अपने गर्भस्थ शिशु के जीवन में अमूल चूक परिवर्तन ला सके। हम वास्तुशास्त्र के बारे में मार्गदर्शन देते हैं ताकि आपके घर परिवार में हमेशा सुख शांति का वातावरण बना रहे। जरूरत पड़ने पर क्रिस्टल पेंडुलम से डाउजिंग भी करते हैं ताकि अज्ञात तथ्यों के बारे में अनुमान लगाया जा सके। हम अच्छी तरह जानते हैं कि गर्भावस्था में जैसी मां की सोच होती है, वैसे ही बच्चे के व्यक्तित्व का निर्माण होता है, क्योंकि जाने अनजाने में मां के मस्तिष्क में चलने वाले विचार भी लगातार गर्भस्थ शिशु के मन मस्तिष्क में अपनी सूक्ष्म छाप छोड़ते रहते हैं। महामानवों को जन्म देने के लिए मां के विचार भी महान होने चाहिए। मां को हर हाल में प्रसन्न, पुलकित और हंसता खेलता हुआ रहना चाहिए। घर का वातावरण भी प्रसन्नतादायक होना चाहिए। सभी सदस्यों में एक दूसरे के प्रति सम्मान, प्यार और समर्पण की भावना होनी चाहिए, ताकि सर्वगुण संपन्न बच्चे को जन्म दिया जा सके। हम आपको सिखाते हैं कि कैसे घर में सुसंस्कारिता का वातावरण बन सके, प्रगति का, प्रसन्नता का वातावरण बन सके, स्वर्ग का अवतरण हो सके। अगर आपका मूड बार बार खराब होता है, कभी डिप्रेस हो जाती है, कभी क्रोधित हो जाती है, या घर परिवार का माहौल ठीक नहीं है, तब तो आपके लिए यह कोर्स करना और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप मां हैं और आप कभी नहीं चाहेंगी कि आपका बच्चा चिड़चिड़ा या क्रोधी बने। इसके बाद आती है गर्भ संवाद टेक्निक, अर्थात गर्भ में स्थित बच्चे से बात करने का तरीका। हम आपको सिखाते हैं कि कैसे आप अपने गर्भस्थ शिशु से बात कर सकते हैं, उस तक अपना संदेश पहुंचा सकते हैं। यदि गर्भस्थ शिशु जग रहा होगा तो आपके कहने पर वह तुरंत ही अपने हाथ पैर चलाकर आपको जवाब देगा। इस तकनीक की एडवांस स्टेज में हम गर्भवती महिला को ट्रांस स्टेज में ले जाकर बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर अच्छे संस्कारों का बीजारोपण करते हैं, गुड हैबिट्स का इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, उसके राइट एंड लेफ्ट ब्रेन के बीच में कम्युनिकेशन को बढ़ा सकते हैं, ताकि बच्चे में व्यवहारिक संतुलन बना रहे। ब्रेन सेल्स को एक्टिवेट कर उसे जीनियस बना सकते हैं। ना सिर्फ इतना, बल्कि गर्भस्थ शिशु के शरीर, मन और आत्मा तीनों का विकास किया जा सकता है। मैंने इस फील्ड में जीवन के 22 साल लगा दिए हैं, हजारों पेज पढ़े हैं, 14-15 डिफरेंट थेरेपी सीखी हैं। वही अनुभव मैं आपको देने का प्रयास करता हूं। मेरे इस गर्भ संस्कार के कार्य में मुझे कुछ बहुत ही
प्रतिभावान महामानवों का सहयोग मिलता है, जिनका स्वयं का जीवन ही अपने आप में विलक्षण है। उनमें से एक हैं श्री N.N. परमार जी, जो लगभग 24 साल से ना तो भोजन कर रहे हैं, ना ही पानी पी रहे हैं। श्री परमार जी भाई साहब हमें पुंसवन संस्कार में सहयोग करते हैं, ताकि आने वाले संतान की एस्ट्रल बॉडी अर्थात सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर अच्छे संस्कार डालकर उसे शानदार व्यक्तित्व से संपन्न प्रतिभावान नागरिक बनाया जा सके। मेरे दूसरे सहयोगी हैं पंडित मेवालाल पाटीदार जी, जो मुझे भावी माता पिता के मन, शरीर व आत्मा के शोधन में सहयोग करते हैं, ताकि उनके स्पर्म व ओवम का शोधन हो सके, आने वाली संतान में आनुवांशिक रोगों पर काबू पाया जा सके, गर्भपात जैसी समस्याओं से बचा जा सके और एक सर्वगुण संपन्न श्रेष्ठ संतान की नींव डाली जा सके। पंडित मेवालाल पाटीदार जी लगभग पिछले 15 साल से अन्न का सेवन नहीं कर रहे हैं। वे सिर्फ थोड़े से दूध व फलों के ऊपर जीवित हैं। मेरे तीसरे सहयोगी हैं डॉक्टर राहुल गुप्ता, जो आयुर्वेद में एमडी हैं और गोल्ड मेडलिस्ट व यूनिवर्सिटी टॉपर हैं। वे हमारे देश के बेहतरीन आयुर्वेदाचार्य हैं, जिन्हें कई अवार्ड से नवाजा गया है। मेरे सहयोगियों के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट पर R-Team वेब पेज पर देखें। हर गर्भवती महिला, उसकी गर्भावस्था व उसमें होने वाली परेशानियां अपने आप में अलग होती हैं। ऐसे में एक्सपर्ट ओपिनियन आपके आने वाले बच्चे के जीवन में अमूल चूक परिवर्तन ला सकती है। क्या हुआ अगर 2 पैसे ज्यादा लग गए? बच्चे के भविष्य को उज्जवल बनाने की कोई कीमत नहीं होती। वैसे भी इस कोर्स की फीस नर्सरी के बच्चे की स्कूल फीस से भी कम है। हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, जिन्हें आप दुनिया में कहीं भी घर बैठे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रेग्नेंट वुमन हर जगह मूव नहीं कर सकती। साथ ही साथ हम अपनी क्लासेस को विशेष रूप से शनिवार व रविवार को लेते हैं, ताकि कामकाजी महिलाएं भी इसे ज्वाइन कर सकें। ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने से पहले आप हमारी 2 से 3 फ्री ट्रायल क्लासेस अवश्य लें, ताकि आप निर्णय कर सकें क्या वाकई ये क्लासेस आपके लिए लाभप्रद हैं या नहीं। अक्सर ऐसा भी होता है कि ज्ञान की बातें सुनने समझने के बाद भी उन पर अमल नहीं हो पाता, क्योंकि रेगुलर रूटीन नहीं बन पाता और हम लाभ प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। परंतु जब आप क्लासेस लेंगे तो आपका रूटीन शानदार हो जाएगा। दिन भर एनर्जेटिक फील करेंगे, हमेशा प्रसन्नचित्त, आनंदित, प्रफुल्लित महसूस करेंगे। वाह, दिव्य अनुभूतियां होंगी। अधिक जानकारी के लिए कृपया मेरी वेबसाइट www.divyagarbhasanskar.com अवश्य देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।